साहब ये गुलामी का दौर था। अंग्रेज भारत में कदम रख चुके थे और वे भारत के सभी संपत्तियों पे, चाहे वो जल हो, चाहे वो जंगल हो और चाहे वो जमीन हो, सब पर धीरे धीरे वे कब्जा करते जा रहे थे। उस समय पूरा भारत सो रहा था। किसी को आजादी या गुलामी का कोई परवाह न था। जब पूरा भारत सो रहा था, उस समय कुछ आदिवासी भाई, कुछ आदिवासी हमारे वीर महापुरुष अपने हक, अपने आजादी के लिए और देश के वास्तविक आजादी के लिए अपना जान जोखिम में डालकर लड़ रहे थे, अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे। उस समय भारत में दो वर्ग रहा करते थे, एक अमीर, एक गरीब। जहां अमीर लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनके यहां जमींदारी, साहूकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे, उनके अंग्रेजों के बहन बेटियों को सुरक्षा दे रहे थे, तो वहीं एक और ऐसा वर्ग था, आदिवासी वर्ग, छोटे और दलित पिछड़ों का वर्ग, जो अपने हक और आजादी के लिए उनसे संघर्ष कर रहा था, उनसे लड़ रहा था। आज जानेंगे एक ऐसे ही आदिवासी महापुरुष के बारे में जिन्होंने अंग्रेजों की सत्ता की नींव हिला डाली। तो आइए सीधे चलते हैं साथियों, यह समय था 1875 का। उसी समय बिहार के दक्षिण में स्थित झारखंड के रांची जिला में एक मुंडा जनजाति रहा करती थी, यानी एक मुंडा आदिवासी ग्रुप रहा करता था, जिन्हें हम मुंडा के नाम से जानते थे। साथियों, इन मुंडा जनजातियों, इन मुंडा आदिवासी भाइयों का जो पूरा मूल व्यवसाय था, जो इनके आर्थिक व्यवस्था का मुख्य स्रोत था, जंगल से लकड़ियों को काटकर जीवन यापन करना, भेड़ बकरियों को चराकर थोड़ी बहुत खेती करना, और इसी तरह ये अपना पेट पालन करते थे और अपने जमीन, अपने जंगल की रक्षा करते थे। साथियों, उसी जनजाति में 15 नवंबर 1875 को एक महान वीर आदिवासी महापुरुष का जन्म होता है। जी हां, ये कोई और नहीं थे बल्कि बिरसा मुंडा साहब। इनके पिता का नाम सुगमा मुंडा था और माता का नाम करमी देवी थी। साथियों, इनका जन्म उसी रांची जिला के उलिहातू चालकाद नामक गांव में हुआ था। साहब वीर मुरसा मुंडा साहब बचपन में ये भी भेड़ बकरियां चराया करते थे, उनके पीठ पर बैठकर पूरा जंगल घुमा करते थे, बांसुरिया बजाया करते थे और आदि अपने ग्रामीण संस्कृति को अपनाकर एक अपना अलग व्यवस्था शुरू कर रहे थे। इनका किस तरह बचपन बीता और वे जब बड़े हुए तो इनका ध्यान शिक्षा की तरफ गया। परंतु दुर्भाग्यवश वो यह समय था कि उस समय जो भारतीय स्कूल थी, उसमें जाति प्रथा इतना व्यापक रूप था कि उनमें छोटे बच्चों या छोटे जात के बच्चों को न पढ़ाया जाता था, न लिखाया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य एक इससे भी बड़ी थी कि जो विदेशी स्कूल थी, जिन्हें हम क्रिश्चियन स्कूल कहते थे, उसमें भी दलित पिछड़ों और आदिवासियों को बच्चों का प्रवेश वर्जित था, उन्हें नहीं पढ़ाया जाता था। परंतु इनके हठ और शिक्षा की तरफ ललक को देखते हुए इनके जब माता पिता एक क्रिश्चियन स्कूल में इनके दाखिले के लिए अनुरोध किए, तो जो क्रिश्चियन स्कूल के प्रबंधक थे, उन्होंने एक शर्त रखी कि हम आपके बच्चे के दाखिला दे देंगे, लेकिन आपका बच्चा, आपका पूरा परिवार क्रिश्चियनिटी को अपनाना पड़ेगा, यानी क्रिश्चियन धर्म को अपनाना पड़ेगा। इनके शिक्षा की ललक और हट के कारण इनके पूरा परिवार क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। साहब, वहां पे इनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। परंतु कुछ ही समय बाद जब ये शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन का काम करते थे, तो इनको ये एहसास हुआ कि ये सरकार उनके एक हाथ में बाइबिल पकड़ाकर दूसरे हाथ से उनके पूरे जमीन को छीन रही है, उनके जंगल को, उनके जमीन पे कब्जा कर रही है, उनके पूरे जंगल के जो औषधियां थी, जो पेड़ थे, जो जानवर थे, उनका शिकार कर कर ये विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं, उनके जमीन पर ये कब्जा करके उन्हें वे खदेड़ना चाहते हैं। वे इस स्थिति को भांपकर
जल्दी ही वे अपने स्कूल को छोड़ दिए और अपने गांव पुनः वापस आ। साहब कहा जाता है कि यह वही समय था सन 1882 का, जब उस समय का ब्रिटिश सरकार ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नामक एक बिल पारित किया, एक कानून पारित किया, जिसका उद्देश्य यह था कि पहले जो जनजातीय समूह या जो आदिवासी भाई हमारे जंगल में अपने मन मर्जी मुताबिक जाते थे, वहां पे लकड़ियां काटते थे, भैंस बकरी चराया करते थे, उनका प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया। यानी अब आदिवासी भाई अब उस जंगल में बिना सरकार के मर्जी के वे नहीं जा सकते थे। इससे बिरसा मुंडा साहब बहुत ही दुखी हुए और उनके मन में इस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन, एक ज्वाला फूटा। परंतु समस्या ये थी कि लोग अकेले वे कैसे उस सरकार से लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने पहली योजना बनाई कि किसी तरह यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया जाए। परंतु इससे भी बड़ी एक और समस्या थी कि साहब जो वहां की जनजातियां थी, जो आदिवासी भाई थे, पूर्णतः अनपढ़ थे और अनपढ़ और गंवार लोगों को इकट्ठा करना उनके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। परंतु उन्होंने एक चीज का हथियार बनाया। उस समय जनजातीय समूह या आदिवासी समूह में अंधविश्वास और कर्मकांड अपने चरम स्थिति पे था और उन्होंने इसका फायदा उठाया। उसी समय चेचक और प्लेग जैसे महामारियों का आगमन हुआ। लोग मरते जा रहे थे, उनके अगल बगल के गांव वाले मरते जा रहे थे, परंतु ये अपने शिक्षा और दीक्षा के बल पे उन रोगों के रोकथाम हेतु जगह जगह आंदोलन कराए और काफी लोगों के जान बचाए। साथ ही ये औषधियों के रूप में विशेष इनको जानकारी था, जिससे वे छोटी मोटी इलाजे उन्हीं आदिवासियों का फ्री में कर दिया करते थे, जिससे वहां के आदिवासी इनको धरती आबा या धरती बाबा कहकर पुकारने लगी, जिसका अर्थ होता है धरती के भगवान। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों की गोलियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, जिसके कारण इनका जो पूरा आदिवासी समूह था, इनका एक विशेष भगवान के रूप में आदर करती थी। और इसी चीज का वे फायदा उठाकर अपने जितनी भी जनजातीय समूह था, जितने भी आदिवासी भाई थे, उनको इकट्ठा किए और कई जनसभाएं करके, कई मीटिंग वगैरह करके उनको इस अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बिगुल बजाने की चेतना जग। साहब, समय बीतता है और समय आता है 1895 का, जब बिरसा मुंडा साहब अपने उन्हीं समर्थकों, अपने उन्हीं जनजातीय भाइयों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई, एक संगठन स्थापित किया, जिसका उन्होंने नाम रखा वीर साइट, जिसका पूरा उद्देश्य था कि उस समय जो भी जमींदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा होते कौन थे, जो उस समय के अमीर लोग थे, जो उस समय उच्च वर्ग के लोग रहा करते थे, वे ही सरकार से, अंग्रेजी सत्ता से मिलकर चापलूसी कर उनकी सेवा किया करते थे, जिसके बदले में वे अपने छोटे जाति के लोगों को, छोटे किसान लोगों को तड़पा कर उनसे जबरन कर वसूला किया करते थे, जिसकी मलाई में वे मिलता था और वे खुश रहते थे। इन्हीं जमींदारी, इन्हीं साहूकारी प्रथा, इसी सत्ता के खिलाफ उन्होंने 1895 में एक आंदोलन छेड़ा और उन्होंने उल गुलान का नारा दिया, जिससे पूरी सरकारी सत्ता हिल गई। जमींदारी प्रथा का अंत कगार पे आ गया। इनकी कई लड़ाइयां, आक्रमणों से पूरी अंग्रेजी सत्ता चरमरा और 1899 को दिसंबर की क्रिसमस की रात को इन्होंने पूर्ण घोषणा की कि अब वे आजादी लेकर रहेंगे, इस सत्ता का संहार करके रहेंगे। और इससे पूरा अंग्रेजी सेना तिलमिला उठी और उन्होंने इनके ऊपर उस समय 500 रुपए की इनाम रखी। उस समय की बात कहे कि उस समय 500 रुपए की इनाम रखी, जिससे कि और उन्होंने बोला कि जिंदा या मुर्दा जो भी इनके बारे में खबर देगा वैसे उसे 500 रुपया का इनाम राशि देंगे। फिर कुछ ही महीनों बाद 3 फरवरी 1900 को ये डोंबरी पहाड़ी पर अपने जनजातीय आदिवासी भाइयों के साथ एक जनसभा कर रहे थे और उसमें ये एक विशेष योजना बना रहे थे कि जिससे आक्रमण करके इस पूरे जंगल से इन अंग्रेजों को खदेड़ा जा सके। उसी समय अंग्रेजी सेना सिपाहियों द्वारा इनको घेर कर इनके काफी आदिवासी भाइयों को नरसंहार किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथियों, उन्हें जेल ले जाया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जितना ज्यादा क्रूर रवैया हो सकता था अंग्रेजों ने अपनाया
और साहब वो समय था 9 जून 1900 का, जब हमारे वीर आदिवासी महापुरुष बिरसा मुंडा साहब शहीद हो गए। और उन्हीं की याद में आज भी हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, उनकी वीर गाथाओं को याद करते हैं, जिससे हम प्रेरणा ले सके कि हम भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके, संघर्ष हो सके और एकजुट हो सके। तो साहब ये था पूरा बिरसा मुंडा साहब का जीवन गाथा। हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। यदि चाहते हैं हम ऐसे और अपने तमाम बहुजन महापुरुषों का वीर गाथा आपके समक्ष लाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दे। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।